सोचिए जरा, हमारे आसपास जो कुछ भी है, बड़ी बड़ी इमारतें, हमारी गाड़ियां, स्मार्टफोन्स, ये सब आता कहाँ से है? दरअसल ये सब धरती से निकाले गए तत्वों से ही बना है। तो चलिए आज इसी छिपे हुए खजाने की कहानी को समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या और हमारी जिंदगी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। अच्छा, चलिए एक बहुत ही आम सी चीज से शुरू करते हैं। टूथपेस्ट। हर सुबह हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पर कभी सोचा है कि ये असल में बनता किससे है? जवाब सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, हमारे बाथरूम में जो टूथपेस्ट रखा है वो असल में खनिजों का एक कॉकटेल है। मतलब जो चीजें हमारे दांतों को साफ करती हैं, सिलिका, चूना पत्थर, ये सब खनिज हैं। कैविटी से बचाने वाला फ्लोराइड, वो भी एक खनिज से ही आता है। और हाँ, वो जो चमक होती है ना टूथपेस्ट में, वो आती है अभ्रक यानी माइका से। है ना कमाल की बात, कैसे जियोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। और बात सिर्फ टूथपेस्ट की नहीं है। जरा सोचिए, एक छोटी सी पिन से लेकर एक विशाल जहाज तक, हमारी रेलवे लाइनें, सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें और यहाँ तक कि जो खाना हम खाते हैं उसमें भी खनिज हैं। सच तो ये है कि ये हमारे पूरे मॉडर्न वर्ल्ड की बुनियाद हैं। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि खनिज हैं क्या और बनते कैसे हैं। फिर इनकी अलग अलग टाइप्स पर नजर डालेंगे। ये भी जानेंगे कि हमें पावर देने वाले ईंधन कहाँ से आते हैं। और हाँ, माइनिंग की असली कड़वी सच्चाई क्या है। और सबसे जरूरी, इन कीमती खजानों को हम बचा कैसे सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये खनिज आते कहाँ से हैं? इसका जवाब हमें मिलता है जियोलॉजी में। आगे बढ़ने से पहले दो शब्दों को समझना जरूरी है। एक है खनिज, जो एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसकी अपनी एक खास इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, और दूसरा है अयस्क या ओर। अयस्क बस वो चट्टान है जिसमें कोई खनिज इतनी ज्यादा मात्रा में होता है कि उसे निकालना प्रॉफिटेबल हो। सीधी सी बात है, हम खनिजों को अयस्क से ही तो निकालते हैं। अच्छा, खनिज बनने का प्रोसेस बड़ा फैसिनेटिंग है। इसके कई तरीके हैं। जैसे कुछ खनिज, मान लीजिए कॉपर और जिंक, ये पिघली हुई चट्टानों की दरारों में जाकर जम जाते हैं। कोयला जैसे खनिज हमें परतों में मिलते हैं, एक के ऊपर एक। फिर एक और तरीका है, जब चट्टानें मौसम की मार से टूट जाती हैं तो बॉक्साइट जैसी चीजें पीछे रह जाती हैं। और सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं, ये अक्सर नदियों के किनारे रेत में मिलती हैं, जिन्हें प्लेसर डिपॉजिट भी कहते हैं। और हाँ, ये तो भूल ही गए, हमारे महासागर, वो भी नमक और मैग्नीशियम जैसे खनिजों का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अब खनिजों की दुनिया इतनी बड़ी है कि इन्हें समझने के लिए साइंटिस्ट्स ने इन्हें कुछ कैटेगरीज में बांटा है। मेटालिक मिनरल्स को हम दो टीम्स में बांट सकते हैं। पहली टीम है फेरस मिनरल्स यानी लौह खनिज। जैसा नाम से ही जाहिर है, इनमें लोहा होता है। ये किसी भी देश की इंडस्ट्रियल बैकबोन होते हैं, समझिए। दूसरी टीम है नॉन फेरस मिनरल्स, अलौह खनिज। इनमें लोहा नहीं होता, जैसे कॉपर, बॉक्साइट और सोना चांदी। अब आयरन ओर की भी अपनी क्वालिटी होती है। सबसे बेस्ट है मैग्नेटाइट। इसमें 70% तक आयरन होता है और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कमाल की होती हैं, जो इसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए सुपर वैल्यूएबल बनाती हैं। इसके बाद आता है हेमेटाइट, जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए सबसे पॉपुलर है। इसमें आयरन कंटेंट करीब 50 से 60% होता है। तो भारत में ये आयरन ओर सबसे ज्यादा मिलता कहाँ है? ये चार्ट देखिए, सब साफ हो जाएगा। उड़ीसा अकेला आधे से ज्यादा प्रोडक्शन करता है। उसके बाद नंबर आता है छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड का। मेटल्स के अलावा नॉन मेटालिक मिनरल्स भी बहुत जरूरी हैं। माइका को ही ले लीजिए, इसकी लेयर्ड स्ट्रक्चर और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए इररिप्लेसेबल है। और चूना पत्थर, अरे वो तो सीमेंट की जान है और स्टील बनाने में भी काम आता है। चलिए अब खनिजों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन चीजों की जो हमारी दुनिया को चलाती हैं, यानी हमारे एनर्जी रिसोर्सेज की। एनर्जी सोर्सेज को भी हम दो मेन ग्रुप्स में देख सकते हैं। एक है कन्वेंशनल सोर्सेज, मतलब पुराने परंपरागत स्रोत, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। ये लिमिटेड है और एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचाते हैं। और दूसरी तरफ है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, जैसे सोलर और विंड एनर्जी। ये रिन्यूएबल हैं और आज की तारीख में इन्हें ही फ्यूचर की एनर्जी माना जा रहा है। कन्वेंशनल सोर्सेज में कोयला किंग है और इसकी कहानी लाखों साल पुरानी है। जब पेड़ पौधे जमीन में दब जाते हैं तो हीट और प्रेशर से ट्रांसफॉर्म होते हैं। सबसे पहले बनता है पीट, फिर और दबाव से बनता है लिग्नाइट,
और ज़्यादा गर्मी और दबाव से बनता है बिटुमिनस। और आखिर में सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट तैयार होता है। लेकिन इन खजानों को धरती से निकालने की एक कीमत है, और ये कीमत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों और हमारे एनवायरनमेंट में चुकानी पड़ती है। तो एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है, आखिर माइनिंग को एक किलर इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? वजह सीधी और भयानक है। खदान में काम करने वाले माइनर्स हर रोज मौत से खेलते हैं। खदान की छत कभी भी गिर सकती है, अचानक पानी भर सकता है, आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है, और लगातार जहरीली धूल में सांस लेने से फेफड़ों की जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं। और ये भारत की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है, रैट होल माइनिंग। इसमें चूहे के बिल जैसी तंग सुरंगें खोदी जाती हैं। ये इतनी खतरनाक हैं कि इनमें अक्सर बच्चों को काम पर लगाया जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसे इल्लीगल घोषित कर चुका है, लेकिन दुख की बात है कि ये आज भी हो रहा है। तो इन सब चैलेंजेस को देखकर एक बात तो साफ है, हमें इन रिसोर्सेज को यूज करने का तरीका बदलना ही होगा, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, बॉटम लाइन ये है कि ये खनिज फाइनाइट हैं, ये रिन्यूएबल नहीं है। इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं और हम इन्हें बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं। तो इन्हें बचाना अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। तो सवाल है, हम कर क्या सकते हैं? हम मेटल्स को रिसाइकिल कर सकते हैं, फ्यूल बचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, एनर्जी सेविंग अप्लायंसेज अपना सकते हैं, और सबसे जरूरी सोलर और विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही फ्यूचर है। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, मतलब बचाई गई ऊर्जा भी बनाई गई ऊर्जा के बराबर है। बिजली की हर एक यूनिट जो हम बचाते हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे दुनिया की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसा फ्यूचर कैसे बना सकते हैं जो वाकई में सस्टेनेबल हो।